हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एल्गीज, ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेंस। और यूनिट फर्स्ट में ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एक छोटा सा प्रकाश डाल लेते हैं एक टॉपिक्स पे कि एल्गीज का क्या महत्व है। ठीक है, अब इससे पहले एक टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो हम फिक्स चल रहे हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं, जैसे कि एल्गीज की। ठीक है, अब एल्गीज से पहले कौन है? वायरस, ब्रायोफाइट्स, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और बात करें तो ये हो गया फंगस, और इसके बाद में बात करें तो ये हो गया क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो अगर अपन बात करें फंगस की, तो फंगस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फंगस की सेल वॉल भी काइटिन की बनी हुई है। फंगस जो है पैरासाइट्स के रूप में है। फंगस जो है वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक के रूप में होते हैं। सॉरी। ठीक है, लेकिन फंगस की अगर अपन बात करें तो कुछ फंगस एल्गीज के साथ जुड़कर लाइकेन बनाती है। ठीक है, तो कुछ हद तक अगर अपन बात करें तो फंगस से असमानता और फंगस से समानता। तो यहां पे आपसे कहने का मेरा मतलब यह है कि ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंस होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो कि हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं बेसिक कैरेक्टर्स में, एल्गीज का पहली यूनिट हमने कैरेक्टर को ही दिया है। दूसरा अगर अपन चाहें तो पेपर सेकंड जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो हमारी बुक है पूरा का पूरा माइक्रो, तो उस माइक्रो में अगर अपन जाते हैं तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड फंगस। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। तो वहाँ पे भी माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है एंड फंगस के कैरेक्टर्स ही हम पढ़ेंगे। तो जब हम दोनों के कैरेक्टर्स को पढ़ लेंगे तो हम उनमें तालमेल बिठा सकते हैं, अर्थात सिंपल वे में हम उनमें डिफरेंस भी ढूंढ सकते हैं और उन दोनों में समानताओं को भी क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। वहीं अपन बात करें तो माइकोप्लाज्मा से इसका कोई लेना देना नहीं, वायरस से इसका कोई लेना देना नहीं, बैक्टीरियो से भी इसका कोई बैक्टीरिया से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बैक्टीरिया एल्गीज के अंदर आ चुके हैं, प्रूकोकस, सिनकोकस टाइप के, नॉस्टोगिया ओसिलेटोरिया के रूप में अगर हम बात करें तो वो जो हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने के कारण दीज आर ऑटोट्रॉप या ऑटोट्रॉपिक स्वयंपोषी। तो इस स्वयंपोषिता की वजह से एल्गीज का ब्रायोफाइट से भी क्या हो जाता है, लिंकिंग हो जाती है। दूसरा अगर अपन बात करें तो एल्गीज का ही प्रगत वंश जो है वो धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स की तरफ जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, लास्ट में हमने पढ़ा पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया ज्यादातर मैटर में रिजेम्बलेंस करता है एल्गी को, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ये धीरे धीरे रिजेम्बल कर रहा है किसको, ब्रायोफाइट को। प्लस पॉलीसाइफोनिया के अंदर जो साइफोनस स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, मल्टी एक्सियल टाइप। तीसरा उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये होगी मल्टी एक्सियल के साथ में उसमें जो ब्रांचेज हैं, जो ट्राइकोम्स है वो कैसे हो गए, हिट्रो, मतलब प्रोस्टेट एंड इरेक्ट टाइप के ब्रांचेज। तो ये धीरे धीरे पॉलीसाइफोनिया प्रगत होता जा रहा है किधर की तरफ में, ब्रायोफाइट्स के टाइप में। तो ब्रायोफाइट्स के एल्गीज से समानता, ब्रायोफाइट्स के एल्गीज से असमानता, एल्गीज की लाइकेंस या फंगस से समानता, एल्गीज की बैक्टीरिया से समानता, या साइनोबैक्टीरिया अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया की बैक्टीरिया से समानता और एल्गीज से समानता। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को ओवरक्लेस करते हुए है, तो इसमें हमको घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ें हमको यहाँ पे आएंगी। वही 5 कैरेक्टर्स उठा लो सभी के, हैबिट, हैबिटेट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, रिजर्व फूड, पिगमेंट, रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये 5 पॉइंट उठा लो, इसके किसी के भी उठा लो और 5 पॉइंट्स की तुलनात्मक कर लीजिए। हम आसानी से उनकी समानता और असमानताओं को निखार सकते हैं। तो ये टॉपिक अगर एग्जाम में पूछा जाता है, रेयरली अल्टरनेट 2 या 3 साल में एक बार पूछ लिया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होना नहीं चाहिए।
फिर भी अगर इस पॉइंट पे कभी कोई मिस्टेक या आप लोगों को कोई ट्रबल फील होती है तो हम एक दिन का क्लास जो है लेक्चर इसके अंदर ले लेंगे। तब आज की जो हमारी क्लास है वो है बेसिक इंपॉर्टेंस। कौन सी? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। दो चीजें समझिए बात को। एक इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंस तो है इनकी वायुमंडल में, इकोसिस्टम में, डेवलपमेंट में, जो भी हम डाइवर्स कंडीशंस ले रहे हैं, सजीव का सजीव के बीच में जो इंटरेक्शंस कर रहे हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंस। तो ये तो हो गई बेसिक इंपॉर्टेंस, सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये स्पेशलाइजेशन केवल और केवल संबंध है इनके एल्गीज के और इंसानों के बीच में, जिससे इंसान एल्गीज से अपने इकोनॉमिक के आधार पे आर्थिक महत्व के रूप में उपयोग में लेता है। तो इंसानों के लिए आर्थिक रूप से एल्गीज का क्या महत्व है, वो है आज का हमारा हॉट टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया, टॉपिक इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गीज। हम इसमें दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, एल्गीज को भी और साइनोफाइसी या साइनोफाइटा के मेंबर्स को भी। आर्थिक एल्गीज का आर्थिक महत्व। बेसिक टॉपिक्स पे ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स के अंदर हमको डिस्कशन नहीं करना है। तो सिंपल वे में अगर अपन बात करें आर्थिक महत्व के रूप में, तो यहाँ पे एल्गीज के लिए हम बेसिक क्राइटेरिया कुछ रख सकते हैं, क्योंकि एल्गीज जब पृथ्वी पर एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ तो हम ये मान सकते हैं कि सल्फर बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ और वो लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते थे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। और उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की हम बात करें तो उसमें हम बेसिकली क्लोरोफिल 650 एंड क्लोरोफिल 666 की बात कर सकते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा अगर अपन पिगमेंट्स की बात करें तो फ्लेवेसिन्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो फ्लेवेसिन्स भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम इसको बोलते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। अब विकास क्रम में हो सकता है धीरे धीरे ये जल से बाहर आए या जल की कमी हुई और जल की कमी की वजह से ये डायरेक्ट सनलाइट में आए। पहले ये डूबे हुए थे और डायरेक्ट लाइट में आने की वजह से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया और इन्होंने अपने आप को अडेप्ट करके पिगमेंट्स जो हैं वो डेवलप कर लिए। कौन से? क्लोरोफिल, ABCDE एंड कैरोटिनॉइड्स like flavescins and billy proteins ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आने लगी। क्लोरोफिल्स में अगर अपन ए की बात करें तो ए जो है ब्लू ग्रीन एंड बी की बात करें तो जैतूनी हरा, ऑलिव ग्रीन। तो यहाँ पे जो कैरोटीन्स थे इसकी वजह से आया हरा। दीज आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। ये एक्टिव नहीं है, ये केवल और केवल पिगमेंट है या स्टोरेज।
और इनकी अगर अपन बात करें तो दीज आर ऑल्सो ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो एक्चुअली में हम इनकी बात करें तो ये भी प्रकाश संश्लेषी सक्रिय है और इनकी सक्रियता की वजह से डीप इनसाइड द क्या बोलते हैं ओशियन हम क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस को एक्टिव बना सके। तो यहाँ पे इन सारे डेवलपमेंट की वजह से, ये सारे गणित की वजह से हम एक नाम दे सकते हैं एल्गीज को कि एल्गीज आर द पायोनियर ऑफ ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म। जो स्वयंपोषी सजीव कारक थे उनके यही सबसे प्रथम, एक तरीके से हम बात करें तो पूर्वज के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं, दीज आर द फर्स्ट पायोनियर्स, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स का डेवलपमेंट हुआ। और वहीं अगर अपन साइनोफाइसी की बात करें तो बिली प्रोटीन्स का क्या हुआ डेवलपमेंट, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके स्टार्च या भोज्य पदार्थों को क्या कर सके, खुद बना सके, और दूसरे इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो सीधी सी बात है, जो आदमी या जो सजीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, तो बाकी के जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज हो गई। तो इसका मतलब ये ऑटोट्रॉप्स थे तो हम इनके ऊपर क्या हो गए, डिपेंड कर गए। अब डिपेंड कर गए तो हम हर तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, भोजन के रूप में भी, ठीक है, उसके अलावा जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते गए थे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में भी, उसके अलावा हम चाहे औषधि में जाए, कपड़ा उद्योग में जाए, चर्म उद्योग में जाए, क्या बोलते हैं लेबोरेटरी के अंदर जाए, अंतरिक्ष में जाए, भोजन के रूप में जाए, चारे के रूप में जाए, शोध में जाए, प्रदूषण में जाए, ठीक है, वो सारे के सारे जो हमारे कार्य है दैनिक जीवन के, हर के अंदर एल्गीज का दस्तक है या एल्गीज की कहीं ना कहीं भूमिका है। और विदाउट एल्गीज जो है वो कार्य संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम बेसिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे एल्गीज की। तो सबसे पहला तो हम इसमें पॉइंट डाल देते हैं एल्गीज में, कौन सा, एल्गीज एज फूड। एज फूड। अब कहने में बड़ा अजीब सा है कि एल्गीज जो कि आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, ग्रुप में रहती हैं, सिनोबियल या एग्रीगेशन करती हैं, तब जाके बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, तो ये भोजन के रूप में कैसे प्रयुक्त हों। तो एक्चुअली में अगर अपन बात करें तो एल्गीज परफेक्ट फूड चेन डेवलप करती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, फूड चेन इन डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष भोजन के रूप में, इनडायरेक्ट वे ऑफ क्या बोलते हैं फूड उसमें, और डायरेक्ट, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट में तो डायरेक्ट हम एल्गीज के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, जैसे कि हम बात करें लेमिनेरिया, ठीक है, हम बात करें अल्वा, हम बात करें क्लोरेला, ठीक है, ये सारी की सारी स्पीसीज। वहीं अपन कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज की भी बात करें तो उसमें स्पाइरुलिना की बात कर सकते हैं, नॉस्टॉक की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट भोजन के रूप में ले रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट कैसे, तो पहले एक बार समझ लीजिए व्हाट इज इनडायरेक्ट, दैट इज फूड चेन। और फूड चेन से क्या बनता है, फूड वेब। कैसे कि ये जो छोटी एल्गीज हैं इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भोजन के रूप में यूज में लेते हैं, प्लस फिशेज, छोटी मछलियां इनको रूप में यूज में लेती हैं, फिर इनके ऊपर बड़ी मछलियां जो है जीवित रहती हैं, और बड़ी मछलियों के ऊपर हम आ गया डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट तरीके से। तो जिसको हम डायरेक्ट खा सके खा गए, जिसको नहीं खा सके उनके ऊपर प्लैंक्टन्स हैं, फिशेज है, वो डेवलप कर रही है, या कुछ छोटे जो कीट पतंगे वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर फिशेज जो हैं वो डिपेंड कर रही है, और उसके ऊपर क्या कर रहा है, ह्यूमन कार्निवोरस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एल्गीज मनुष्य के भोजन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरीके से क्या करती है, फूड चेन को डेवलप करती है, और भोजन का प्रमुख भाग जो है वो बनाती है।
अल्वा लैक्टिका, ठीक है। अगर अपन बात करें तो इसे स्कॉटलैंड में मुख्य भोजन के रूप में यूज में लिया जाता है, सूप्स बनाने के रूप में, ठीक है। वहीं अपन एक एग्जांपल दे, लेमिनेरिया स्केराइना, स्कॉटलैंड में सलाद व सूप के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें लेमिनेरिया स्पीसीज है स्केराइना, लेमिनेरिया स्केराइना, इसकी भी अगर अपन बात करें तो ये भारत में भी सूप व भोजन के रूप में भोजन के रूप में जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। और यहाँ अगर अपन इस क्या बोलते हैं इसकी संरचना की बात करें, स्कॉटलैंड आयरलैंड में अगर अपन इसकी बात करें तो इसके भोजन का नाम है कोम्बू, अगर याद रह जाए तो उसको याद रख लीजिए, नहीं कोई वो दिक्कत नहीं है, दैट इज कोम्बू, KOMBWO, ठीक है, लेमिनेरिया। उसके अलावा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूज में आएगा एक पोरफायरा, जिसकी हम बात करें तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, रोडोफाइसी का मेंबर है पोरफायरा, या जैसे अगर अपन कहें तो लाल सेवाल टेनेरा, पोरफायरा टेनेरा TENERA, यह भी मुख्य भोजन और सलाद के रूप में यूज में लिया जाता है। मुख्य भोजन व सलाद के रूप में। अब यहां पे एक चीज अगर अपन कहें तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें और ऐड कर देता हूं, दीज आर मराइन, ये समुद्री हैं, फ्रेश वाटर, इसमें है क्लोरेला, और क्लोरेला की स्पीसीज की हम बात करें तो क्लोरेला भोजन के रूप में, साइनोफाइसी के सदस्यों की हम बात करें तो यहां पे हम नाम दे सकते हैं नॉस्टॉक, इसकी स्पीसीज है यहां पे क्यूम्यून, नॉस्टॉक, क्यूम्यून, क्लोरेला, ठीक है। एंड साइनोफाइसी का एक सदस्य और ले लेते हैं स्पाइरुलिना, तो यहां अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्लोरेला में नॉर्मली प्रोटीन्स एंड विटामिन सर्वाधिक हैं, इनसे भी ज्यादा। यहां अगर मैं आपसे बात करूं ना अल्वा की, लेमिनेरिया या पोरफायरा की, और यहीं अगर मैं बात करूं स्पाइरुलिना की या क्लोरेला की, तो इनके अंदर परसेंटेज जो है कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज आता है लगभग 50 to 60%, प्रोटीन लगभग 15%, फैट लगभग 2%,
ठीक है, विटामिन्स इनमें है लगभग 10%। तो भोजन की कमी को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। अगर हम इनकी तुलना करें तो हम इनकी तुलना आसानी से सोयाबीन या लेग्यूमिनेसी दालों से कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल्स और दालों से, मतलब जो परंपरागत सीरियल्स हैं उनकी तुलना में भोजन की आपूर्ति एल्गी से ज़्यादा सटीक होती है। ठीक है, और वहीं अगर आप देखें तो फैट की मात्रा बहुत कम। हाँ, एक एग्जांपल जैसे लेमिनेरिया की हम बात करें तो लेमिनेरिया में फैट जो है लगभग 15% तक पाया जाता है। तो ये एक अलग अलग टाइप के, क्योंकि लेमिनेरिया की हम बात करें तो लेमिनेरिया में हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड मैनिटोल्स के रूप में वहाँ पे लेमिनेरियन स्टार्च के रूप में जो है वो भोजन की क्या करा स्टोरेज के रूप में वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम भोजन के रूप में यूज में ले सकते हैं। अल्वा ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। लेमिनेरिया की हम बात करें तो हिटेरो जनरेटी किसके अंदर फियोफाइसी का मेंबर है। पोरफायरा जो है रोडोफाइसी का मेंबर है। क्लोरेला जो है ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। नॉस्टोगैन स्पाइरुलिना जो है वो साइनोफाइसी के सदस्य भोजन के रूप में यूज में आ रहे हैं। ठीक है, मिटा देते इसको। नेक्स्ट, फूडर्स चारे के रूप में। तो एल्गीज की बहुत सारी, क्योंकि एल्गीज सीवीड्स है, तो एल्गीज की बहुत प्रजातियां जो है वो यूज में आती हैं इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट वेज। एज फोडर, फोडर की बात करें तो चारा, पशुओं द्वारा खाए जाने वाला चारा। तो जैसे अगर अपन बात करें तो इसमें हम काफ़ी मैन्योर्स के रूप में, जैसे हॉर्टिकल्चर करते हैं तो उसमें मैन्योर्स के रूप में, वहीं अगर अपन एपीकल्चर करते हैं, फिशिकल्चर करते हैं तो उनके अंदर ये चारे के रूप में काफ़ी प्रयुक्त होती है। ठीक है, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, इन सारी चीज़ों के अंदर, और वहीं अगर अपन मतलब ये सूअर पालन, इनमें मुख्य भोजन के रूप में इनमें पाया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखी उसमें आयरन्स एंड विटामिन्स एंड उसके अलावा क्या बोलते हैं आयोडीन की मात्रा, इनके अंदर खनिज लवणों की मात्रा जो है इनके अंदर अधिक होती है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि फ्यूकस एंड एस्कोफिल्लम। फ्यूकस एंड एस्कोफिल्लम, ASCO, एस्कोफिल्लम, ये मुर्गी पालन में या मुर्गियों को दाने के रूप में, मुर्गी को दाने के रूप में। ठीक है, वहीं अपन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं, जैसे कि लेमिनेरिया ले सकते हैं। लेमिनेरिया, इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक, इसे भी हम मुर्गियों में भोजन के रूप में यूज में ले सकते हैं। वहीं अगर अपन बात करें तो ये जैसे कि रोडिमेनिया, रोडिमेनिया रेड एल्गीज है। ये एक तरीके से लाल शैवाल, इसका सूप बहुत फेमस है। जैसे बताना भूल गए, जो हमने डायरेक्ट दिया था उसमें पोरफायरा का जो सूप है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा पौष्टिक सूप के रूप में डिनोट किया जाता है। तो रोडिमोन जो है, इस रोडिमेनिया, इसका भी सूप बनता है, लेकिन ये इनमें भी यूज में आता है। तो ये भेड़ बकरी के चारे में। ठीक है, फ्यूकस हो गया, लेमिनेरिया हो गया, क्या बोलते हैं रोडिमेनिया हो गया। इसके अलावा हम ऑसिलोटेरिया या डाइटम्स की बात करें
डायटम्स बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स, ऑस्ट्रेलोटेरिया साइनोफाइसी के मेंबर्स जो हैं ये एक तरीके से मछली पालन, मछलियों को चारे के रूप में एक एग्जाम्पल और यहाँ पे ले लेते हैं सार्गेसम। अगर अपन सार्गेसम की बात करें, SARGASSUM, में विटामिन एंड आयोडीन्स की जो है वो प्रचुर मात्रा होती है। फोल्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन यहां पे कर सकते हैं एज फर्टिलाइजर्स, या एक नाम और दे सकते हैं मैन्योर, खाद। फर्टिलाइजर्स का मतलब उर्वरक, या खाद के रूप में, मैन्योर्स के रूप में। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में हम एग्जांपल ले सकते हैं आराम से, नॉस्टॉक ले सकते हैं, एनाबिना ले सकते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में ऑस्ट्रेलोटेरिया की स्पीसीज को हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोकोकस को हम इसमें यूज में ले सकते हैं। तो एक्चुअली में इसमें क्या है, एक विशेष प्रकार की संरचना है हिटेरो सिस्ट, ये अलैंगिक जनन में भी भूमिका निभाती है, प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। वहीं अगर अपन जैसे एक उर्वरक धरती को सजीव बनाने की भी बात करें तो एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलोटेरिया स्पीसीज, ऑस्ट्रेलोटेरिया में फार्मोसा। ठीक है, तो ये जो फार्मोसा स्पीसीज है ये धरती में, या सॉरी क्या बोलते हैं, सॉइल में जो ह्यूमस की मात्रा है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। धान के खेतों में जड़ों के ऊपर एपिफाइटिक के रूप में मिलती है ये। तो वहाँ पे अगर अपन देखें तो जो धान की जो जमीन है वो हल्की सी नीली हरी रंग की दिखाई देती है इसी की उपस्थिति में, ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया की उपस्थिति की वजह से। तो परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अपन साइनोफाइसी के सदस्यों की बात करें तो यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं एनाबिना, नॉस्टॉक स्पीसीज, एनाबिना स्पीसीज, ऑस्ट्रेलोटेरिया स्पीसीज। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे एग्जाम्पल में ले सकते हैं साइटोनीमा, एलोसिरा और साइटोनीमा। साइटोनीमा एटसेट्रा। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन
कर जमीन या खाद की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पादप जो हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में यूज में नहीं ले सकते, तो ये कुछ एल्गीज है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं बैक्टीरियाज के समान। तो एक्चुअली में बैक्टीरिया ही करते हैं, और यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल साइनोफाइसी के मेंबर्स की ही दिए हैं। इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें तो और 2-4 एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे सकते हैं। एक तो एनाबिनोप्सिस, एनाबिनोप्सिस, वहीं कुछ रोडोफाइसी और फियोफाइसी के मेंबर्स की भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं जो कि खाद के रूप में यूज में आती हैं, जैसे कि फ्यूकस, सार्गेसम, लैमिनेरिया, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के सदस्य किसके रूप में? खाद के रूप में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन है एक्चुअली में फर्टिलाइजर्स की जगह, और ये मैन्योर की हम बात करें तो खाद हो गया, तो खाद के रूप में हम यूज में ले सकते हैं फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गेसम, सार्गेसम और टर्बोनेरिया एटसेट्रा, ये भी खाद के रूप में यूज में आते हैं। और यहीं कुछ स्पीशीज जो हमने बताई, जैसे कि नॉस्टॉक, स्फेरिकम, ऑस्लोटेरिया, फार्मोसा, ये कुछ ऐसी स्पीसीज हैं। एक स्पाइरोलाइना, ये कुछ ऐसी स्पीसीज है जो बंजर भूमि को उर्वरक फर्टिलाइज करती है, बंजर भूमि को फर्टिलाइज करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड खाद के रूप में हम इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रयुक्त कर सकते हैं। हटा देते हैं। Next point, as medicines, औषधियों के रूप में अगर अपन बात करें तो औषधियों में यहाँ पे हम आसानी से नाम दे सकते हैं, जिलेडिनम का नाम दे सकते हैं। एक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कारा, जैसे कारा, एंड एक एग्जांपल दे देते हैं नाइटेला, काराइल नाइटेला के एक्सट्रैक्ट काराइल नाइटेला की अगर अपन एक्सट्रैक्ट की बात करें से मॉस्किटो, मच्छर भगते हैं,
मच्छर दूर भागते हैं, मच्छरों से बचने के लिए। दूसरा, इसी में कारा की अगर अपन बात करें तो यहां पे एक निकल रहा है हमारे पास में कैरेगनीन। कैरेगनीन जो है ये एक तरीके से एग ग्लूटेंट के रूप में यूज में आ रहा है, या ब्लड कोग्लूटेंट। ठीक है, एनाल्जेस्टिक बोल सकते हैं हम इसको, ब्लड कोग्लूटेंट के रूप में यूज में आ रहा है, जो कि रक्त का थक्का बनने में सहायक। ठीक है, वहीं एक हम बात करते हैं ग्लेसिलेरिया एंड जिलेडिनम। ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडिनम की हम बात करें तो इनसे अगार अगार, इनसे अगार अगार प्राप्त किया जाता है, जो घाव व रक्त स्त्राव, जो घाव या रक्त स्त्राव पर मरहम का कार्य करता है। क्योंकि अगर अपन अगार अगार की बात करें तो ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करके एक तरीके से पॉलीमर तैयार कर देता है। ठीक है, म्यूसिलेज जेल समान, तो सीरम में से रक्त को इकट्ठा करके उसको क्या बना देता है, एक तरीके से कोगुलेंट में सहायक हो जाते हैं, मरहम के रूप में काम में आते हैं। और एक तरीके से पोरिशन बंद होने की वजह से बाहर से इन्फेक्शन या बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा मतलब माइक्रोब्स के प्रवेश को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये हमारे मेडिसिन्स के रूप में यूज में आ रहे हैं। वहीं अगर अपन फ्यूकस की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्यूकस जो है वो भी उससे प्राप्त हो रहा है फ्यूक्योइडिन, और वो भी रक्त के थक्के में सहायक है। फ्यूकस से अगर अपन बात करें तो फ्यूक्योइडिन, फ्यूक्योइडिन जो है वो भी एक तरीके से हाई ब्लड प्रेशर एंड रक्त के थक्का जमने में। ठीक है, एक हम कर देते हैं यहाँ पे कोडियम एंड डाइजेनियम या डाइजेनिया। कोडियम एंड डाइजेनिया आहार नाल, किडनी, किडनी का मतलब हो गया वृक्क, और लीवर का मतलब हो गया यकृत में किसके लिए, एक तरीके से रोग उपचार में। एक और यहां पे लिखना भूल गए हम, यहां लिख देते हैं पॉलीसाइफोनिया, सॉरी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के जो सदस्य हैं उनमें आयोडीन प्रचुर होता है। आयोडीन जो है वो प्रचुर मात्रा में, जैसे कि पोरफायरिया की हम बात करें, ठीक है, या फिर हम जैसे पॉलीसाइफोनिया टाइप और किसी सदस्य की बात करें, तो इनकी प्रचुरता के कारण इन्हें किसमें, जो गलगंड रोग होता है, एक तरीके से थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से, गोइटर,
के निदान में, गोइटर रोग के निदान में ये काम में आता है। इसे हम कुछ एंटीबायोटिक एग्जाम्पल और दे देते हैं हम। मिटा देते हैं इसको। एज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स में यहाँ पे क्लोरेला है जिससे क्लोरेनिन, क्लोरेला है इससे क्लोरेनिन, और क्लोरीन जो है वो अन्य बैक्टीरिया जैसे कि अगर अपन बात करें तो क्या बोलते हैं, क्लोरोकोकस हो गया, इकोलाई हो गया, बैक्टीरियाज के प्रति क्या है, एक तरीके से एंटीबायोटिक का कार्य करता है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के प्रति एंटीबायोटिक का कार्य करते हैं। वहीं एक एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लेडोफोरा, एंड क्लेडोफोरा एंड लिंगाबिया से प्राप्त जो एक्सट्रैक्ट है वो भी एक तरीके से स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई एंड एक तरीके से सूडोमोनास के प्रति एंटीबायोटिक गुण दर्शाते हैं, के प्रति एंटीबायोटिक गुण दर्शा रहे हैं। ठीक है, एज इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी ले सकते हैं, लैबोरेटरी, इंडस्ट्रीज, लैबोरेटरीज। 7 मिनट। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे नाम दे सकते हैं, जैसे कि अगार अगार में जिलेडिनम, ठीक है, एक क्या बोलते हैं ग्लेसिलेरिया आदि, यहाँ पे नाम हम दे सकते हैं। जिलेडियम, ग्लेसिलेरिया, क्या बोलते हैं फॉर अगार अगार, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया,
इनसे हम आकार आकार जो है वो प्राप्त करते हैं। इसके स्पीसीज भी लिखे तो कार्टिलेजियम, जिलेडियम, कार्टिलेजियम। इसके अतिरिक्त जैसे हम और बात करें यहाँ पे, तो जैसे और आगे बढ़े हम तो वेस्ट प्रोडक्ट में एज सीवरेज लाइंस एंड क्या बोलते हैं डिस्पोजल। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्लोरेला, ऑसलोटेरिया, नॉस्टॉक, एग्जाम्पल्स लिख ही देते हैं ताकि हमको बार बार समझ में आ जाएगा। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं युगलिना सेंडेस्मस, ऑसलोटेरिया, युगलिना, ये ऐसी स्पीसीज हैं जो कि एक ऐसे, इसको समझना लिखने का या समझाने का इतना टाइम जैसे शॉर्ट कर देते हैं कि ऐसा मल, मतलब घरेलू अपशिष्ट के रूप में अगर हम मलों की बात करें, हम फैक्ट्री के डिस्पोजल्स की बात नहीं कर रहे, घरेलू मलों की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बहुत कम है और खनिज कार्बनिक पदार्थ उसके अंदर ज़्यादा जटिल, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज, कौन से एनएरोबिक बैक्टीरियाज के डेवलपमेंट के कारण क्या हो रहा है, फाइनली वहाँ पे दूषित या एनारोबिक अपवाद वो जो अवशेष क्या वो सॉरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से गंध उत्पन्न होती है, ठीक है, और वो दूसरे जीवों को श्वसन में परेशानी करती है या टॉक्सिक इफेक्ट डालती है। वहीं ये कुछ ऐसे क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के सदस्य हैं जो कम ऑक्सीजन रेंज के अंदर भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इनकी रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये वहाँ क्या कर सकते हैं, कम ऑक्सीजन के अंदर भी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, तो फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे O2 लेवल बढ़ा सकते हैं और O2 लेवल की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया जो है उनकी सक्रियता बढ़ेगी और वहाँ पे जो दूषित मल है उसका डिपोजिशन में ये सहायकता के रूप में यूज में आएंगे। एक एग्जांपल हम यहाँ पे दे दें अंतरिक्ष यानों में, इनटू द स्पेस शटल्स एज इन स्पेस शटल, अंतरिक्ष यानों में भी इनका उपयोग किया जाने लगा है, जैसे कि क्लोरेला स्पीसीज, जैसे कि क्या बोलते हैं प्रूकोकस स्पीसीज, क्रूकोकस की अगर अपन बात करें या सिनकोकस की हम बात करें, सेंट नहीं दे रखा, सिनकोकस एंड क्लोरेला। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो एल्गीज हैं साइनोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी, ये सदस्य कम ऑक्सीजन रेंज के अंदर भी फोटोसिंथेसिस को डेवलप करते हैं, प्लस इनकी रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पेस शटल्स में बहुत उपयोगी है। कैसे? एक तो ऑक्सीजन लेवल के लिए, दूसरा अगर अपन बात करें तो ये वहाँ पे जो है ऑक्सीजन रेंज बढ़ाने के रूप में काम आ रहे हैं, तीसरा वहाँ पे ये जो है इनकी रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है, तो ये भोजन की पर्याप्तता, अगर अपन बात करें तो ये विटामिन एंड प्रोटीन्स के बहुत अच्छे स्रोत के रूप में सामने आते हैं। तो यहाँ पे ये भोजन की उपलब्धता को भी क्या कर देते हैं, आसानी से बढ़ा देते हैं। तो ये काफ़ी जो है सर्वाइव कंडीशंस के अंदर वहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी दिखे। अब यहाँ पे अगर हम कुछ हार्मफुल इंपॉर्टेंस देखें, इंपॉर्टेंस का मतलब एक घातक प्रभाव के रूप में अगर हम यहाँ पे एल्गीज को देखें, यही लिख देते हैं, इसके साथ ही इनको मिटा देते हैं। घातक प्रभाव या हार्मफुल इफेक्ट्स के रूप में यहाँ पे, इंपॉर्टेंस नहीं, हार्मफुल इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑफ एल्गीज
तो इसके कुछ इफेक्ट्स की हम बात करें तो सबसे पहला है तो हम दे देते हैं वाटर ब्लूम, जल प्रस्फुटन। वाटर ब्लूम्स के लिए अगर अपन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकते हैं माइक्रोसिस्टिस, ऑस्लोटेरिया स्पीसीज, स्पाइरुलिना, क्रूकोकस, क्या क्या था, ऑस्लोटेरिया, माइक्रोसिस्टिस, क्रूकोकस, स्पाइरुलिना, हाइड्रोडिक्टियन, जाल तो बनाता ही वाटर नेट के रूप में तो प्रयुक्त हो ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एल्गीज हैं जो कि इरिगेशन करके जाल बना देती हैं और वो जाल जो है वो बहुत बड़े तक हो जाते हैं। तो ये जो पोखर हैं स्वच्छ जल के या क्या बोलते हैं सलाइन वाटर के या समुद्र की हम बात करें तो ये बड़े बड़े जालों के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हो जाते हैं। अब इसकी दुर्घटना के वश अगर अपन समझे तो क्या होगा, ज़्यादा बड़े जालों में इनके नीचे सर्वाइव करने वाले सिंपल जू प्लैंक्टन्स या छोटे इंसेक्ट्स या लार्वाज की हम बात करें तो वो इन वाटर नेट्स के अंदर फंस जाते हैं और वो ऊपर की तरफ नहीं आ सकते और वो रेस्पायरेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, एक कारण। दूसरा, छोटी मछलियाँ जो कि गिल्स द्वारा डिजॉल्व वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है तो यहाँ इनके रात्रि के समय रेस्पायरेशन से वहाँ पे O2 लेवल बहुत कम और CO2 लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाता है, चेंज। वहीं कुछ स्पीसीज की बात करें जैसे कि माइक्रोसिस्टिस एंड क्रूकोकस, ये कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जो कि बहुत दुर्गंध जो है उस जल के अंदर भी उत्पन्न कर देते हैं, दैट नॉन एज वाटर ब्लूम। दूसरा यहाँ पे पैरासाइट्स का कुछ एग्जाम्पल अगर हम दें तो पैरासाइटिक एल्गीज, पैरासाइटिक एल्गीज के रूप में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या बोलते हैं सिफेलरोस, सिफेलरोस स्पीसीज इसकी दे सकते हैं विरेसेंस, ठीक है। ये चाय कॉफी की लीफ में रेड रोट डिजीज उत्पन्न करती हैं, रेड रॉट डिजीज उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं। तीसरा एक अगर अपन लें तो ये सीवेज में या पीने योग्य जो पानी है उनकी सप्लाईज को भी बाधा पहुंचाती हैं, डिस्टर्ब द वाटर सप्लाईज। चाहे गंदा प्रदूषित वाटर का नाला हो या स्वच्छ पानी की लाइनें हो, उनके अंदर कुछ स्पीसीज जैसे अगर अपन बात करें तो स्पाइरोलाइना है, ऑस्लोटेरिया है, ठीक है, एनाबीना की स्पीसीज हैं। ये क्या करती हैं, वाटर नेट बनाती हैं और ये जल को क्या कर देती हैं, अवरुद्ध कर देती हैं, पाइपलाइनों के अंदर छा जाती है पूरी तरीके से और नेट की वजह से ये क्या कर देती है, पूरे पानी को क्या कर देती हैं, अवरुद्ध कर देती हैं और वाटर सप्लाईज को क्या कर देती है, बाधित। उसी तरीके से अगर अपन ड्रेनेज वाटर्स की बात करें तो उसके अंदर भी इनकी उपस्थिति जो है वो पूरे जल को रोक लेती है। तो उसके अंदर जो जल में प्रवाहित अशुद्धियाँ हैं, जैसे बड़े कोई प्लास्टिक आइटम्स हैं या जैसे कोई बड़े लोग्स हैं,
क्या बोलते हैं पानी के में बहते हुए लट्ठे या कोई सामान वो इनमें रुक जाते हैं, जिसकी वजह से पाइपलाइंस या नाला रुक जाता है और उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति जो है वो क्या हो जाती है, उत्पन्न। एक दूसरा अगर अपन बात करें तो इन वाटर सप्लाईज के बाधित होने की वजह से इनमें जो कुछ बैक्टीरियाज या अगर कोई साइनोबैक्टीरियाज या इनके टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से जो मृत कार्बनिक पदार्थों की जो दूषित गंध है वो दूसरे को भी क्या करते हैं, श्वसन टाइप में या चर्म रोग टाइप में या जैसे क्या बोलते हैं पीने में आहार नाल में क्या करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट सामने लाती हैं, जिससे कई बीमारियां सामने आती हैं। तो ये भी इनके दुष्परिणाम के वजह से ही होता है। जैसे खुद नहीं कर रही लेकिन इनकी वाटर लॉगिंग की वजह से प्रवाही जल नहीं हो पा रहा, तो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करके क्या कर देते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को क्रिएट कर देते हैं। ये भी इनका सबसे बड़ा है। कुछ स्पीसीज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हम दे सकते हैं क्रूकोकस, क्रूकोकस की हम बात करें तो क्रूकोकस एक साइनोफाइसी का सदस्य है और ये इमारतों की दीवारों पर विशेषकर वर्षा ऋतु में दीवारों पर क्या हो जाते हैं, ये छा जाते हैं, जिसकी वजह से दीवारें जो हैं वो दो घटनाक्रम कंप्लीट होते हैं। एक तो दीवारें जो है मटमैली और काले कलर की दिखाई देती हैं, दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती हैं। दूसरा उनके ऊपर कई बार जैसे अगर अपन बात करें छत है या सीढ़ियां हैं उनके ऊपर इनके बिछने की वजह से वो उनको क्या बना देती है, चिकना, जिलेटिनस सब्सटेंस के कारण, तो वो दुर्घटना का कारण बन जाती है। और तीसरा सबसे बड़ी चीज़, ये बड़े लंबे समय तक जब दीवारों पे टिकी रह जाती हैं तो ये वहाँ की जो आउटर लेयर है, फिनिशिंग लेयर है, उसको क्या कर देती हैं, वेदरिंग के द्वारा तोड़ देती हैं और वहाँ पे क्या कर देती है, पोरेशन कर देती हैं और दीवारें जो हैं क्या कर लेती हैं, जल अवशोषित करने लायक हो जाती हैं और सील जाती हैं। तो ये दीवारों के लिए काफ़ी दुर्घटनावश संरचना के रूप में सामने आया है। ठीक है। उसके अलावा बरसात ऋतु के अंदर हम जैसे अलग एलर्जीज के रूप में, कपड़ों के रूप में, ठीक है, पानी के जहाज़ों की क्या बोलते हैं सतह के रूप में, ये एल्गी जो हैं समय समय पर क्या करती हैं, अपने दुष्परिणाम जो है वो प्रेषित करती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं फिर साइनोफाइसी के सदस्य में भी ऑसिलोटेरिया एंड नॉस्टॉक। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।